हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं अध्याय 7 पादपों के आवश्यक पोषक तत्व, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स। तो ये आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, उसका 7 लेसन है। तो अभी अपने टॉपिक चल रहे हैं कि कौन से लेसन में से कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसकी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज अपने 7th लेसन के बारे में बात करेंगे कि जो 7th लेसन है उनमें से कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और उन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एनुअल एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इससे पहले अपने 6 लेसन तक जितना भी आपके मैटर है, आपकी बार जो कोविड की वजह से कटा हुआ है उसको छोड़ करके बाकी लेसन के क्वेश्चन आंसर मैंने बताए हैं। आप उतना पढ़ोगे तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। तो आज 7वें लेसन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो लेसन है वो पादपों के जो पोषक तत्व हैं उनसे रिलेटेड हैं, यानी कि पौधों को कौन कौन से पोषक तत्व चाहिए। ये आपके +1 में भी था और अभी +2 के अंदर भी है। तो ये इजी सा लेसन है, कोई हार्ड नहीं है इसमें। और इसमें से ज़्यादातर जो छोटे क्वेश्चन हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, ब्लैंक्स वाले हो सकते हैं, 1 लाइनर हो सकते हैं, तो ये जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो आगे अपने बात करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके बारे में। तो जैसा कि इसमें पहले ही दे रखा है पोषक तत्व। पोषक तत्व की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पोषक तत्व कितने होते हैं, क्या काम करते हैं, इनकी अवधारणा किसने दी थी, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट एसेंशियलिटी फॉर प्लांट्स, ठीक है। तो यानी कि पौधों के लिए तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, यानी अनिवार्य क्यों हैं, या जो पोषक तत्व होते हैं 17 जो ज़रूरी हैं, ये ज़रूरी क्यों हैं, ठीक है। तो वो चीज़ किसने दी थी और कब दी थी। तो ऑर्नन व स्टाउट, एक स्टाउट और हैं साइंटिस्ट, तो ऑर्नन व स्टाउट ने ये अवधारणा दी थी और 3 चीज़ें बताई थी। ये 3 जो सिद्धांत हैं वो ज़रूर आप याद रख लेना, ठीक है। ऑर्नन व स्टाउट की ये जो अवधारणा थी पोषक तत्वों की अनिवार्यता की कसौटी, तो उसमें 3 पॉइंट कौन कौन से थे, और ये 3 पॉइंट हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। सिंपल हैं तीनों, तो इनको अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये जो सारणी दे रखी है ये ज़्यादा कोई खास नहीं है, इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सारणी है अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्राप्य रूप, ठीक है। ऑब्जर्विंग फॉर्म जो है, यानी कि पौधे इनको किस रूप में ग्रहण करते हैं, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए, अच्छी प्रकार से। ये आपके फ्यूचर में भी काफ़ी काम आएगी। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो, एमएससी करते हो, तो सॉइल साइंस से अगर आप जुड़े रहते हो तो उनमें काफ़ी काम आएगी ये चीज़ें। और आगे वाले जो लेसन हैं आपके, जो फर्टिलाइज़र वाला लेसन है, उसमें भी ये चीज़ काफ़ी काम आएगी, ठीक है। तो आपको पहले तो इनके बारे में अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए कि ये ऑब्जर्विंग फॉर्म क्या क्या है, यानी कौन से पोषक तत्व की क्या है। जैसे फॉस्फोरस की है, तो फॉस्फोरस की एक और होती है PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। तो वो भी आप अच्छी प्रकार से याद कर लेना। जैसे कैल्शियम की है Ca+2, मैग्नीशियम Mg+2, सल्फर SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। इसी प्रकार सभी जो पोषक तत्व हैं आपके उनकी दे रखी है। बाकी जो 4 पोषक तत्व और दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। निकल तो इसी में आता है, सिलिकॉन और कोबाल्ट, सोडियम और वेनेडियम, ठीक है, ये दे रखे हैं। तो ये जो होते हैं वो अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, अति सूक्ष्म, तो इनका तो याद मत रखना चाहिए। बाकी जो 17 पोषक तत्व हैं उनके प्राप्य रूप आपको पता होना चाहिए। और जो ऊपर वाले होते हैं ये, ठीक है, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये तीनों ही, ठीक है, 3 हैं ये CHO।
तो ये जो हैं वो CO2, H2O व O2 से ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लेना, वायुमंडल से या फिर मृदा से ग्रहण सीधे रूप में करते हैं। बाकी की प्राप्य अवस्थाएं होती हैं या प्राप्य रूप होते हैं, तो इन रूपों को आपको पता होना चाहिए, याद होनी चाहिए ये चीज़ें। छोटे क्वेश्चन इनमें से पूछे जा सकते हैं कि कैल्शियम को पौधे किस रूप में ग्रहण करते हैं, मोलिब्डेनम को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो ये चीज़ आपको नॉलेज में होनी चाहिए। आगे है इसमें आवश्यक पोषक तत्वों का वर्गीकरण। ये आपके +1 में भी आ गया है, सिंपल सा है। पहला होता है मात्रा के आधार पर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मात्रा के आधार पर कौन कौन सा है। ठीक है, फिर उसकी डेफिनेशन, यानी कितने ppm से ज़्यादा होनी चाहिए, कितने से कम होनी चाहिए। तो जैसा मैंने बताया था अति सूक्ष्म होते हैं, तो वो जिनको यानी यहाँ पर दे रखा है 1 ppm, ppb से कम मात्रा, b का मतलब बिलियन होता है, ppm m का मतलब मिलियन होता है। ठीक है, तो यानी बहुत ही कम मात्रा की आवश्यकता होती है, वो अति सूक्ष्म होते हैं। तो इनकी आप एक प्रकार से चार्ट बनाकर इनको अच्छी प्रकार से याद कर सकते हो, और इनकी जो डेफिनेशन है और इसके जो टाइप्स हैं, यानी कि मुख्य पोषक तत्वों में कौन सा आता है, मुख्य पोषक तत्व क्या होते हैं, मुख्य पोषक तत्वों की डेफिनेशन, और इसके अंदर कौन से पोषक तत्व आते हैं, संख्या में कितने होते हैं, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेकंड यानी मुख्य होता है और एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है। ठीक है, और मुख्य पोषक तत्व 2 प्रकार के हैं, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक होते हैं वो 6 होते हैं, द्वितीयक 3 होते हैं। तो मुख्य जो पोषक तत्व है टोटल 9 होते हैं, और बाकी कितने बच गए 8 जो होते हैं वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ये रहे। ठीक है, और अति सूक्ष्म जो मैंने बताया आपको, ये अति सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ठीक है, और आगे कार्य के आधार पर हैं, यानी काम किस प्रकार से करते हैं, आधार बनाने के लिए, संरचना बनाने के लिए, ऊर्जा का नियमन करने के लिए, नियंत्रक के रूप में, एंजाइम का उत्प्रेरण करने के लिए। ठीक है, तो ये कार्य के आधार पर इसका वर्गीकरण हो गया। गतिशीलता के आधार पर, यानी कि पौधों में गतिशीलता के आधार पर, यहाँ पर देख लेना पौधों में गतिशीलता के आधार पर है, यानी पौधा उसको ग्रहण कर लेता है, उसके बाद में वो किस प्रकार की गति करते हैं। अत्यधिक गतिशील यानी हाईली मोबाइल होते हैं, तो ये पौधे के अंदर अत्यधिक गतिशील होंगे। फॉस्फोरस जो होता है याद रख लेना, फॉस्फोरस पौधे में अत्यधिक गतिशील होता है, मृदा में एचल प्रकृति का होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा अंतर है, वो ध्यान रख लेना। अल्प गतिशील है, एचल गतिशील है, एचल गतिशील नहीं है, यहाँ पर एचल ही होगा, गतिशील को काट देना, क्योंकि जो चीज़ एचल होती है वो गतिशील नहीं होती है। तो एचल या फिर बिल्कुल ही कम गतिशील होते हैं, इमोबाइल होते हैं। तो कैल्शियम और बोरोन एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेना, इम्पोर्टेंट है। पौधे के अंदर कैल्शियम और बोरोन जो है वो स्थिर प्रकृति के होते हैं, यानी एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। तो इनकी कमी जो है वो ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये आगे पहुंच ही नहीं पाते हैं, बीच में ही रुक जाते हैं। ये धातु है और अधातु है। ठीक है, जो धातु के रूप में होते हैं वो धातु मेटल्स होती हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं यानी अधातु हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम, सल्फर, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये पोषक तत्वों का वर्गीकरण है अलग अलग टाइप से, मात्रा के आधार पर, ठीक है, कार्य के आधार पर, पौधे में गतिशीलता के आधार पर, और अन्य वर्गीकरण। ठीक है, 4 प्रकार का दिया हुआ है। तो ये वर्गीकरण अलग अलग भी पूछ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन आ गया 2 नंबर में कि कार्य के आधार पर पोषक तत्वों का वर्गीकरण कीजिए। तो यानी काम क्या करते हैं पोषक तत्व, वो चीज़ आपको उसमें लिखनी है। आगे इसमें पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध दे रखा है। तो पोषक तत्वों की मात्रा एवं पादप वृद्धि में संबंध का मतलब होता है कि पोषक तत्वों की कितनी मात्रा यानी कम हो या ज़्यादा हो तो उसका पौधे की वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी किस प्रकार से रिलेटिव हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब हो गया कि
कई प्रकार की स्टेजेस होती हैं, जैसे इसमें दिया हुआ है। पहली जो स्टेज है, अभाव होता है, यानी किसी चीज़ की कमी होना। कमी का मतलब है वो पोषक तत्व अभी फ़िलहाल पौधे को उतनी मात्रा में जितना चाहिए उतना है ही नहीं। मान लो किसी पौधे को 10 किलोग्राम चाहिए, ठीक है, अपने दे रहे हैं 1 किलोग्राम, तो उसका अभाव है, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये होती है, अभाव का मतलब हो गया कमी। क्रांतिक स्तर, क्रांतिक स्तर का मतलब हो गया जितना चाहिए उसको मिल रहा है, ठीक है। तो यानी कि 10 ज़रूरी है, 10 मिल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से पर्याप्त स्तर होता है। पर्याप्त का मतलब जितनी ज़रूरत है उतना मिलता है उसको, ठीक है। और विषैला स्तर का मतलब होता है उसकी मात्रा इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी 10 चाहिए उसको 15 मिल रहा है, तो वो क्रांतिक स्तर विषैला स्तर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, ज़्यादा पूछने वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इसको थोड़ा पढ़ लेना, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये चीज़ें। आगे इसमें जैसे दे रखा है, मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्ति के स्रोत, यानी कि पोषक तत्व मिट्टी में आते कहाँ से हैं। पौधे ग्रहण करते हैं हर एक प्रकार के पोषक तत्व, जैसे अपने पीछे पड़े हैं 17, तो वो 17 आते कहाँ से हैं, ठीक है। उनका माध्यम सोर्स क्या है, कहाँ से आएंगे वो, तो इसमें जैसे दे रखे हैं, सिंपल है। खाद उर्वरकों से आते हैं, अलग अलग प्रकार के फर्टिलाइज़र अपने डालते हैं, जैसे ये नाम दे रखे हैं, तो उनसे आते हैं, ठीक है। फसलों के अवशेष से आते हैं, फसलों के अवशेष मिट्टी में जाने पर वो पोषक तत्व उसमें से अलग करके पौधे ले लेते हैं। मृदा सुधारकों द्वारा, यानी जिप्सम डालते हैं, चूना डालते हैं, उनसे आते हैं। वर्षा द्वारा, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। दलहनी फसलों द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से। असहजीवी जीवाणुओं द्वारा, ठीक है, जैसे एजेटोबैक्टर है, क्लोस्ट्रीडियम है। तो ये बहुत से कारण हैं जिनके द्वारा क्या है कि पोषक तत्व मृदा में आते हैं। आगे है पौधों में आवश्यक पोषक तत्वों के विशिष्ट कार्य। तो ये तो सिंपल सी चीज़ है कि विशिष्ट कार्य का मतलब है कि वो काम क्या करते हैं, कि अपने पोषक तत्व देते हैं, यूरिया डाल दिया तो यूरिया से नाइट्रोजन मिलेगा। अब नाइट्रोजन करता क्या है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मेन जो काम है इनके, मेन काम यही होते हैं बस, बाकी थोड़े थोड़े काम एक्स्ट्रा हैं इनके, तो मेन जो काम है वो यही करेंगे। आगे जो वृहद पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य हैं उनमें से क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा आपसे, छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। जैसे मान लो नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं अपने, तो नाइट्रोजन का मुख्य कार्य क्या है। हर एक पोषक तत्व का कोई न कोई मुख्य कार्य होता है। जैसे सल्फर का काम होता है तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाना, दलहनी फसलों में जड़ों की ग्रोथ करना, ठीक है, ये सल्फर का काम होता है। उसी प्रकार नाइट्रोजन का काम होता है पौधे को हरा भरा रखना, पौधे की ग्रोथ करना, ठीक है, प्रोटीन बढ़ाना। इसी प्रकार से एक एक दो दो उनके जो मुख्य काम हैं वो आप अच्छी प्रकार से याद कर लें, ठीक है। तो इनमें जो फर्स्ट है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन सबसे ज़रूरी पोषक तत्व है और मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आता है। नाइट्रोजन के कारण ही पौधा ग्रोथ करता है। तो इसके अंदर जो एक मात्रा दे रखी है ये, यानी कि पौधे के अंदर कितनी मात्रा पाई जाती है, यानी भार के अनुसार। तो भार मान लो 100 किलोग्राम है पौधे का, तो उसका 1% यानी कि 1 किलोग्राम हो गया। 1 से 5% है तो 5 किलोग्राम, तो उसके बीच का होगा, ठीक है। तो आगे इसमें अपने देखते हैं कि क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती है। तो इनके जो मुख्य कार्य हैं, ये चीज़ तो अपने पीछे पढ़ ली है कि ये किस रूप में ग्रहण किया जाता है, ठीक है। पीछे जो सारणी दी हुई है उसमें देखा है कि ये 2 रूपों में ग्रहण किया जाता है, नाइट्रेट और अमोनियम रूप में। अब इसके पौधों में काम क्या है, वनस्पतिक वृद्धि को बढ़ाना होता है, पर्णरहित व प्रोटीन निर्माण में काम आता है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको इनके काम जो हैं कम से कम 5-5 6 इसके जो वर्क हैं वो याद करने हैं। तो इनमें से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाएगा कि जैसे सल्फ़र के कोई 5 कार्य या 4 कार्य 3 कार्य जो भी हैं वो लिखिए, तो आपको याद होंगे तो आप स्टिक लिख सकते हो, वरना तुक्का मारना पड़ेगा फिर।
तो हो सके तो इनको अच्छी प्रकार से याद कीजिए और इनको स्टिक लिखिए बिल्कुल कि हाँ इसका काम ये होता है। ठीक है। जैसे पोटास का काम क्या होता है? पोटास का काम होता है किसी भी क्रॉप में क्वालिटी कंट्रोल, गुणवत्ता नियंत्रण का काम होता है। जैसे आलू के अंदर स्टार्च को बढ़ाने का काम होता है, गन्ना में शुगर को बढ़ाता है, तम्बाकू में निकोटीन को बढ़ाता है। ठीक है। तो ये जो काम करेगा वो पोटास करेगा। फॉस्फोरस जो है वो एनर्जी करेंसी होता है, यानी ऊर्जा का भंडारण, ट्रांसलोकेशन का काम करता है, ट्रांसफ़र का काम करता है। ठीक है। इस प्रकार से आपको 2-2, 3-3 इसके जो मेन जो काम है वो याद होने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से बाकी जो पोषक तत्व आगे आपके दे रखे हैं उनके काम आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। ठीक है। इसमें 8-8, 10-10 दे रखे हैं, आपको बस 4-5 याद करने हैं अच्छी प्रकार से। अधिक नाइट्रोजन से हानि दे रखी है, यानी ज़्यादा नाइट्रोजन अगर पौधा ग्रहण कर ले तो क्या हानियाँ हो सकती हैं, तो उसके यानी डिसएडवांटेज हैं। ज़्यादा अगर अपने खाना खा लेते हैं तो दिक्कत होती है। उसी प्रकार है पौधे अगर कोई भी पोषक तत्व ज़्यादा ले लेंगे तो उसको हानि होगी। यानी नाइट्रोजन का तो सीधा सा है, ज़्यादा नाइट्रोजन लेंगे तो पौधे की ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, ग्रोथ ज़्यादा होगी, पौधे में हरापन रहेगा, कीट रोग ज़्यादा लगेंगे। ठीक है। तो ये इस प्रकार की नॉर्मल चीज़ें हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़ के भी याद कर सकते हैं। आगे इसमें दे रखे हैं, थोड़ा सा आगे है कि इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए। ठीक है। और कमी के जो लक्षण हैं वो चीज़ वो आगे देखेंगे। आगे फॉस्फोरस दे रखा है। ठीक है। ये फॉस्फोरस है, यहाँ पर पोटास दे रखा है। सारी चीज़ें वही है जो अभी मैंने नाइट्रोजन के बारे में बताया है। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? छोटा क्वेश्चन आता है तो सीधा पूछ सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन के अंदर कल्ले निर्माण के लिए ज़रूरी पोषक तत्व है, तो आपको पता होना चाहिए कि कल्ले निर्माण यानी कि टिलर्स बनाने के लिए, ग्रेमिनी कुल के अंदर टिलर्स आते हैं, तो उनको बनाने के लिए कौन सा ज़रूरी है? तो वो एक पोषक तत्व है, वो है नाइट्रोजन। ठीक है। ऊर्जा का भंडारण करने और ऊर्जा का निर्माण करने के लिए कौन सा पोषक तत्व है? तो वो फॉस्फोरस है। ठीक। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको याद रखनी हैं। तो ये सभी पोषक तत्व नीचे दिए हुए हैं, इनको अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। इनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको वहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा भी इस टॉपिक में से देखने को मिल सकते हैं। तो इनके जो 2-2, 3-3 मुख्य जो काम हैं और जो ज़रूरी पोषक तत्व हैं, जैसे मुख्य पोषक तत्व तो सारे, ठीक है, जैसे CHO के काम नहीं दिए हुए हैं इसमें, और जो बाकी कितने बच गए 9 होते हैं टोटल, 6 जो पोषक तत्व हैं उनके तो आपको पूरी अच्छी प्रकार से पता होना चाहिए। आगे दे रखे हैं पौधों में पोषक तत्वों के अभाव के लक्षण। ठीक है। यानी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ प्लांट्स, पौधों में कमी के लक्षण होंगे तो कौन कौन सी चीज़ों से पता कर सकते हैं। इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है, अदृश्य भूख, हिडन हंगर। ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन याद कर लेना। हिडन हंगर क्या होता है? यानी पोषक तत्वों का एक ऐसा स्तर बन जाता है जिसके लिए क्या है कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व है, पौधा ग्रहण नहीं कर सकता या किसी कारणवश नहीं ले पा रहा है, तो उसकी कमी के जो लक्षण हैं वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है। तो या फिर जो ज़्यादा उसकी कमी हो जाने पर उसके लक्षण हैं वो सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। पोषक तत्व मिट्टी में हैं फिर भी वो ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसके सिम्टम दिखाई देंगे, तो उस चीज़ को अपने बोलेंगे हिडन हंगर, यानी अदृश्य भूख। जिस भूख को अपने देख नहीं सकते, यानी कि अपने यूरिया डाल दिया है फिर भी पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वो हिडन हंगर के अंदर आएगा। तो आगे इसमें दे रखा है पौधों को देखकर कमी का पता लगाना, और इसमें आगे जैसे यहाँ पर दे रखा है नत्रजन की कमी के लक्षण, तो ये कमी के लक्षण आपको ज़रूर याद रखने हैं। और एक चीज़ ये ज़रूर याद रखनी है कि पत्ती का रंग कैसा हो जाता है, धब्बे बनते हैं या नहीं बनते हैं, धब्बे बनते हैं तो किस रंग के बनते हैं, पत्ती मुड़ती है तो ऊपर की तरफ मुड़ती है नीचे की तरफ मुड़ती है,
शिराएं जली हुई लगती है या फिर पत्ती के कोने जले हुए लगते हैं, पूरी पत्ती नष्ट हो जाती है या तने पर सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रत्येक जो पोषक तत्व हैं उनका याद कीजिएगा। एक एक दो दो लाइन है, ज़्यादा नहीं है। एक्स्ट्रा में आप लिख सकते हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के अंदर सिंपल सा है, पत्तियां हैं वो पीली पड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये उसका सिम्टम है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। फॉस्फोरस के अंदर देखोगे तो पत्तियां बैंगनी हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से जो ज़रूरी जो है चीज़ वो आपको पहले लिखनी है। जैसे आ गया क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया या 1 नंबर में पूछ लिया, नाइट्रोजन की कमी के मुख्य लक्षण लिखिए। तो उसमें आप लिखोगे कि पत्तियां छोटी रह जाती है, पीली पड़ जाती हैं और पौधा है वो छोटा रह जाता है। ठीक है, तो ये लक्षण हैं। अब ये लक्षण दिखेंगे कहाँ पर, तो उसको मेजरमेंट करने का सिंपल सा तरीका है कि जो अपने पीछे पढ़ा था पोषक तत्व की गतिशीलता के बारे में, कि यानी कि पौधे के अंदर कौन सा पोषक तत्व गतिशील होता है, तो उसमें अपने पढ़ा था पौधों में गतिशीलता के आधार पर वर्गीकरण था। 3 नंबर जो पॉइंट था, तो उसके अंदर पढ़ा था कि कैल्शियम और जो बोरॉन होते हैं वो पौधे में HL प्रकृति के होते हैं। तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जैसे मान लो पौधा है कोई, ठीक है, तो उसके अंदर प्लांट में जाएगा कैल्शियम और यहाँ पर रुक जाएगा, यानी ऊपर नहीं जा पाएगा, तो उसकी कमी के लक्षण है वो ऊपर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये चीज़ें याद रखनी हैं। नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे के अंदर गतिशील होता है और वो ऊपर चला जाता है, यानी यहाँ पर चला जाएगा, तो उसकी कमी के लक्षण यहाँ पर दिखेंगे नीचे की तरफ। जो जल्दी ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो उसकी कमी के लक्षण नीचे दिखाई देंगे। जो नीचे रह जाता है उसकी कमी के लक्षण ऊपर दिखाई देंगे। शाखा के अंदर, यानी मान लो ये ब्रांच है, ठीक है, ये इस तरफ जा रही है, ये कोई भी पौधे की ब्रांच है, तो उसमें मान लो कोई वो पोषक तत्व यहाँ तक चला जाता है और आगे नहीं जा पाता है, तो उसकी कमी के लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है ये चीज़ों। तो जैसे यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है, किनारे पर नोक झुलसी हुई नज़र आती है, यानी इसको वी नोच कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से कहने का मतलब हो गया, ये पत्ती होती है, ठीक है, ये पत्ती है इस प्रकार से। तो इसके अंदर मान लो लक्षण कैसे दिखाई देंगे, वी आकार के। वी आकार का मतलब होता है पत्ती के आगे वाली जो शिरा होती है ये, यानी शिरा है इसका, पत्ती का किनारा है, यहाँ से पत्ती इस प्रकार से झुलसनी, ऐसे झुलसनी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे मैं यहाँ पर कलर कराऊँ वैसे वैसे। ठीक है, तो ये वी आकार का होगा। इस प्रकार से ये आगे बढ़ता रहेगा और पत्ती है वो सूखती रहेगी, पीली हो जाएगी इस प्रकार से। तो वी आकार के अंदर इसका जो सिम्टम है वो आगे चलता रहेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है। अगर ये चीज़ आप पेपर में लिखते हो कॉपी में तो बहुत अच्छी बात है। तो इस प्रकार से जो इनके मेन जो सिम्टम हैं वो आपको लिखने हैं कि पत्ती यहाँ से इस प्रकार से मुड़ती है। जैसे कुछ के अंदर होता है कि पत्ती की जो शिराएँ हैं वो हरी बनी रहती हैं, तो ये जो हैं वो शिराएँ होती हैं। इसके अंदर पत्ती में जालसा होता है, वो शिराएँ होती हैं। बाकी का जो पोर्शन है वो सारा जल जाता है या जालीदार हो जाती है पत्ती। तो बाकी जो बच गया, जैसे यहाँ पर ये जगह बची हुई है, ये जगह बची हुई है, शिराओं के बीच में जो जगह होती है वो सारा जल जाता है, बाकी शिराएँ हैं वो हरी बनी रहती हैं। कुछ एक में शिराएँ जो है वो पीली पड़ जाती है। तो कहने का मतलब है जो शिराएँ होती हैं केवल वो ही, जो मान लो भोजन वगैरह बनता है पत्ती में तो इधर से उधर लाने ले जाने का काम करती है। अगर शिराएँ जो होती हैं वही नष्ट हो जाए, यानी ये पाइप होती है, तो वही नष्ट हो जाए तो भोजन इधर से उधर नहीं जा पाएगा। तो पत्ती नष्ट हो गई तो पूरा पौधा ही नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके सिम्टम आपको याद रखने हैं। ठीक है, वैसे जो सिम्टम होते हैं वो जैसे यहाँ पर लिख रखा है, फूल कम बनते हैं या नहीं बनते, उपज कम हो जाती हैं, कल्ले कम फूटते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो सारी वो ही जो कि आपने इसके जो कार्य होते हैं, नाइट्रोजन के जो कार्य हैं
उसके अंदर पढ़ा था कि नाइट्रोजन देने से कल्ले ज़्यादा बनते हैं। कमी के लक्षण में लिख देना कल्ले कम बनते हैं, यानी उसका रिवर्स है, उल्टा है। केवल फूल ज़्यादा बनेंगे तो कमी से फूल कम बनेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उसके जो लक्षण लिख के 2-3 कि पत्ती का रंग ऐसा हो जाता है, ठीक है, पत्ती यहाँ से मुड़ जाती है, शिराएँ जल जाती है, धब्बे बन जाते हैं, इस रंग के बनते हैं, जो भी लक्षण हैं। और उसके बाद में जो उसके मुख्य कार्य हैं वो लिख देना। जैसे तिलहनी फसलों में सल्फर की कमी दर्शानी हो आपको, तो उसमें लिख देना कि तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, दलहनी फसलों में जो राइजोबियम जड़ें हैं या ग्रंथियाँ हैं वो कम बनती है। तो इस प्रकार से ये नीचे जितने भी पोषक तत्वों के कमी के लक्षण दिए हुए हैं वो आपको अच्छी प्रकार से पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ दे रखी है, पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि, यानी कि जो पोषक तत्व है वो पौधा किस प्रकार से ग्रहण करता है, उसका मेथड क्या है। तो ये सिंपल सा मेथड है इसका कि पहला दे रखा है मृदा ठोस कणों से विलयन प्रावस्था में आयनों का स्थानांतरण, यानी कि अपने देते हैं यूरिया डाल दिया जैसे, तो यूरिया ठोस होता है, यानी कि जो पोषक तत्व डालेंगे वो ठोस होते हैं, तो वो मिट्टी के कणों के अंदर घुलेंगे। ठीक है, तो वो हो गया विलयन प्रावस्था में। ठीक है, मृदा घोल से जड़ पृष्ठ तक आयनों का स्थानांतरण, अब ये मिट्टी के घोल के अंदर है और ये जड़ है। ठीक है, तो यहाँ तक वो आयन चल कर आएंगे, यानी कि NH4 पॉजिटिव है वो चल कर आएगा। जड़ के अंदर आयनों का प्रवेश, ये जड़ के अंदर चले जाएंगे। जड़ से तने व पत्तियों तक आयनों का स्थानांतरण, तो सिंपल सी चीज़ है, यानी कि पहले क्या होगा कि ये मान लो यहाँ पर अपने NH4 पॉजिटिव डालते हैं या फिर यूरिया डालते हैं, तो वो रिएक्शन करके NH4 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा। तो उसके बाद में क्या है, ये मान लो पौधा है, तो यहाँ पर NH4 पॉजिटिव यहाँ पर इसके पास में आएगा, फिर इसके जड़ों में जाएगा और जड़ों से तने से पत्तियों के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रारूप है। तो आगे इसमें डिस्क्राइब भी करके दे रखा है, पूरा अच्छी प्रकार से समझा रखा है, मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, तो इसको आप आसानी से लिख सकते हो कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से होती है। ठीक है, शॉर्ट में लिखना है, ज़्यादा कोई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये ज़्यादा नहीं पूछी जाती है चीज़ें, तो इसको आपको बस केवल समझना है शॉर्ट में। आगे इसमें एक हेडिंग दे रखी है सांकेतिक पौधे, यानी कि इंडिकेटर प्लांट्स। इंडिकेटर प्लांट्स क्या होते हैं कि सिंपल सा इंडिकेटर प्लांट यानी सूचक पौधे कहते हैं इनको हिंदी में। तो सूचक पौधे या सांकेतिक पौधे वो होते हैं जो किसी भी पोषक तत्व की कमी को दर्शाते हैं। ठीक है, यानी उसकी अल्पता है, कमी है, उसको दर्शाने वाले पौधों को सांकेतिक या इंडिकेटर प्लांट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रख लेना, ये जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है डेफिनेटली। ठीक है, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, दो तरीके से आ सकता है कि जैसे जो है पहला, जिस जैसे दे रखा है आपको गेहूँ या जो किस पोषक तत्व की कमी को दर्शाता है, सीधा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ ले। या फिर जैसे पूछ लिया मान लो कैल्शियम, कैल्शियम की कमी को दर्शाने वाले पौधों के नाम लिखिए, या फिर पूछ लिया कैल्शियम के सांकेतिक पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, यानी लोहा के सांकेतिक पौधों के नाम लिखिए, यानी लोहा की कमी को दर्शाने वाले पौधों के नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये जो सारणी आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर ले बढ़िया तरीके से। तो इसके अंदर ज़्यादा नहीं तो 2-2, 3-3 इसके एग्जाम्पल जो हैं वो ज़रूर याद कर लें कि कैल्शियम की कमी ये पौधे दर्शाते हैं, मैग्नीशियम की कमी ये पौधे दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। आगे इसमें पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव दे रखे हैं। तो पोषक तत्वों के विषैले प्रभाव का मतलब होता है कि जो पोषक तत्व हैं कुछ एक, तो उनके पौधों पर विषैले प्रभाव भी पड़ सकते हैं। जैसे क्या हो जाता है कि जड़ें खराब हो जाती है, तना खराब हो जाता है, पत्तियां खराब होने लगती हैं, फल खराब हो जाते हैं। तो जैसे
कुछ पोषक तत्व जो हैं उनके दे रखे हैं कि विषैले प्रभाव कौन कौन से होंगे, तो उनके अंदर आगे दे रखा है। जैसे लोहा है, पादप वृद्धि अवरुद्ध यानी पौधे की वृद्धि रुक जाती है, जड़ों में भूरापन, सूखापन, ब्रांजिंग और जड़ों में गलन पैदा हो जाती है। तो इस प्रकार के लक्षण है वो लोहे की विषाक्तता के कारण हो सकता है। विषैला प्रभाव का मतलब होता है पौधा उसको नहीं लेना चाहता है और न ही उसकी आवश्यकता है, या फिर उसको ज़्यादा ले लिया जाए, ठीक है, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मात्रा में पौधे के अंदर वो चला जाए, तो उसके डिसएडवांटेज हैं। जिस प्रकार से कई बार टैबलेट वगैरह है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसी प्रकार पौधों के अंदर भी होता है। तो जो पोषक तत्व हैं कुछ विशेष प्रकार के, उनके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वो पौधे के अंदर पड़ते हैं, जिससे कुछ प्रकार के रोग भी हो सकते हैं या फिर डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें थोड़ी नोट कर लेनी हैं, इनको देख लेना, थोड़ा याद कर लेना। आगे इसमें एक टॉपिक दे रखा है क्रांतिक स्तर। क्रांतिक स्तर यानी कि क्रिटिकल लिमिट्स। क्रिटिकल लिमिट, क्रांतिक का मतलब एक ही होता है कि इस स्टेज पर ये चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, जैसे क्रांतिक सिंचाई की क्रांतिक अवस्था होती है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन, वही चीज़ ये है। पोषक तत्वों का क्रांतिक स्तर होता है। तो क्रांतिक स्तर का मतलब सीधा सा है कि इतनी मात्रा में पौधे के अंदर ये पोषक तत्व होना चाहिए। ठीक है, तो यानी इतनी मात्रा में ये देना ज़रूरी है। तो इसमें जैसे कुछ एक पौधों के दे रखे हैं क्रांतिक स्तर, नाइट्रोजन का दे रखा है जैसे, ठीक है, यानी यहाँ पर ऊपर दे रखा है सुलभ पोषक तत्व मृदा में, और आगे पौधे के अंदर, यानी मिट्टी में इतना होना चाहिए और पौधे में इतना होना चाहिए। इसमें ज़्यादा और कम के निशान लगा रखे हैं, यानी इसका मतलब हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की मात्रा यानी कि 280 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम, और पौधे के अंदर 1.50% से कम। ठीक है, अगर है तो पौधा उसको सूचित कर देगा कि इसमें इस पोषक तत्व की कमी है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें थोड़ी सी नोट कर लेना, ये ज़्यादा पूछी तो नहीं जाती हैं, फिर भी एक दो जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी आप यानी यहाँ पर इतने तक इनको देख लेना थोड़ा सा। आगे है पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक। पोषक तत्वों की उपलब्धता यानी कि मिट्टी के अंदर पोषक तत्व उपलब्ध हैं या नहीं है, यानी कि मिट्टी में है या नहीं है, तो वो पौधों को कैसे उपलब्ध होंगे या नहीं होंगे, उस चीज़ को कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं। यानी कि मिट्टी में ज़्यादा होंगे पोषक तत्व तो किन कारणों से होंगे, कम होंगे तो किन कारणों से होंगे। जैसे मृदा पीएच है, मृदा पीएच का मतलब हो गया कि कुछ पोषक तत्व अम्लीय मृदाओं में ज़्यादा पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम के कारण मृदा अम्लीय हो जाती है, हाइड्रोजन ज़्यादा होता है उनमें, आयरन ज़्यादा होता है, ठीक है, कैल्शियम ज़्यादा होता है। तो यानी कहने का मतलब है पीएच के अकॉर्डिंग काम करती है ये चीज़ें, यानी पीएच कम होगा तो अलग पोषक तत्व पाए जाएंगे, पीएच ज़्यादा होगा तो अलग पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सूक्ष्म पोषक तत्वों की तुलना में उच्च पीएच वाली मृदाओं में मोलिब्डेनम की उपलब्धता अधिक होती है। यानी कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनके अंदर मोलिब्डेनम भी एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, तो वो जो उच्च पीएच वाली मृदाएं हैं उनके अंदर ज़्यादा पाया जाएगा। यानी क्षारीय मृदाओं में मोलिब्डेनम ज़्यादा होता है और अम्लीय मृदाओं में कम होता है। तो इसी प्रकार से आपको ये जो टॉपिक दे रखे हैं, पैतृक पदार्थ, मृदा आयु, जलवायु, ठीक है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है। ये टाइप हैं और सिंपल सा है, मृदा की भौतिक दशा और मृदा सूक्ष्म जीव। सिंपल सा है, सूक्ष्म जीव ज़्यादा होंगे तो पोषक तत्व भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ दे रखा है तो कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा होंगे, पोषक तत्व भी ज़्यादा होंगे। जल क्रांति है तो जल क्रांति का मतलब पानी अगर भरा हुआ रहेगा मिट्टी के अंदर तो उसमें वायु की मात्रा कम हो जाएगी, जीव है वो कम काम करेंगे, कार्बनिक पदार्थों का विघटन कम होगा, और कुछ एक जो रिएक्शन है जैसे नाइट्रीकरण है तो वो भी कम होगा, विनाइट्रीकरण है वो बढ़ जाएगा, जिससे पोषक तत्वों की हानि होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के जो
टॉपिक हैं उनको थोड़ा सा देख लेना है, प्रत्येक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेना। कि जैसे सिंपल कोई क्वेश्चन पूछ लिया 1 नंबर में, मृदा पीएच का पोषक तत्वों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसके अंदर आपको पहले क्वेश्चन को समझना है। यानी कि मृदा पीएच जो है वो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों को किस प्रकार से कम या ज़्यादा कर सकता है। यानी पीएच कम होगा तो पोषक तत्व ज़्यादा होंगे या कम होंगे, ठीक है। पीएच ज़्यादा होगा तो कौन से पोषक तत्व ज़्यादा होंगे, कौन से कम हो जाएंगे, वो चीज़ आपको लिखनी है। इसमें जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कार्बनिक पदार्थ के बारे में, कि कार्बनिक पदार्थ मृदा पोषक तत्वों की प्राप्यता को कैसे डिफाइन करता है। यानी कि कार्बनिक पदार्थ कम होंगे तो पोषक तत्व कौन से ज़्यादा होंगे, कौन से कम होंगे, वो चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। तो इनको एक एक को अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। बड़ा क्वेश्चन जैसे पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, इसमें बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है, 3 नंबर के अंदर। तो यहाँ तक ही है ये लेसन आपके। तो इसके अंदर महत्वपूर्ण बिंदु जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। इनमें से आपके जो छोटे क्वेश्चन आएंगे वो क्लियर हो सकते हैं। आगे ऑब्जेक्टिव टाइप दे रखे हैं, इनको भी अच्छी प्रकार से पढ़ लेना। बाकी ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अगला लेसन करते हैं अगली क्लास में। तो पीछे वाले लेसन आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।